बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। जो नए व्यूवर्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि उनको तरतीब के साथ वीडियोस मिलती रहें और उनके लिए आसानी रहे। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आते हैं जी। आज के टॉपिक पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। आमतौर पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स की किसी भी बुक के अंदर ये हमारे पास थर्ड टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फिर थर्ड पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा हुआ होता। बाज़ बुक्स के अंदर इसको एवरेजेस के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और बाज़ बुक्स में मेजर्स ऑफ लोकेशन के नाम से भी इस टॉपिक को जाहिर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज क्या है और फिर उसके बाद फिर जिक्र किया जाएगा कि इसको मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम भी क्यों देते हैं। एवरेज क्या है जी। हम आमतौर पे रोज़मर्रा लाइफ में अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं एवरेज का। एवरेज किसे कहा जाता है। आमतौर पे अगर कोई क्वेश्चन किसी से पूछे कि आपके बाइक की जो पेट्रोल की एवरेज है पर लीटर वो क्या है, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है और मैं उसको कहता हूँ कि 50 किलोमीटर जो है पर लीटर एवरेज है मेरी बाइक की, इसका मतलब क्या होगा कि सुनने वाला समझ जाएगा कि इसकी जो बाइक है हर लीटर पेट्रोल के अंदर 50 किलोमीटर के लगभग चलती है। वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि एग्जैक्ट बिल्कुल 50 नहीं चलती होगी हर दफ़ा। अगर बाइक की कंडीशन सही हो, रोड्स की कंडीशन बेहतर हो, तो हमारे पास ये 50 से थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती होगी। और समटाइम ऐसा भी होता होगा कि बाइक की कंडीशन ठीक नहीं है या जिन रोड्स पे चलाई जा रही है वो रोड्स बेहतर नहीं है, रश के अंदर ज़्यादा यूज़ की गई है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो एवरेज है वो 50 से कम भी हो सकती है, 45 किलोमीटर चलती हो। तो लिहाजा 50 के लगभग चल रही है जी मोटरसाइकिल। ये सुनने वाला इस बात को समझ लेगा कि एवरेज का मतलब क्या है। इसी तरह अगर किसी क्लास का मैं 20 मार्क्स का टेस्ट लेता हूँ और उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स आ जाते हैं मेरे पास 5, तो सुनने वाले को पता चल जाएगा इस चीज़ का कि बाद स्टूडेंट्स के हो सकता है ज़्यादा भी नंबर हों, बाद स्टूडेंट्स के हो सकता है 0 या 1, 2 के लगभग भी मार्क्स हों, लेकिन सुनने वाले को ये ज़रूर पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास में मौजूद नहीं है क्योंकि एवरेज कम है। 5 के लगभग मार्क्स हैं, किसी के 8 होंगे, 9 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। और अगर 20 में से किसी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास हैं 18, तो सुनने वाला इस चीज़ को समझ जाएगा कि 19, 20 मार्क्स भी बेशतर स्टूडेंट्स के होंगे या 15, 14, 17 के लगभग होंगे। इसीलिए इस क्लास की एवरेज जो है वो बेहतर है। तो लिहाजा एवरेज जो है किसी भी डेटा सेट की एक ऐसी वैल्यू हुआ करती है कि जो उस डेटा को, गिवन डेटा सेट को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी एवरेज की, उस डेटा को रिप्रेजेंट कर देती है, हमें बता देती है कि डेटा में बाकी वैल्यूज़ किस तरह की पाई जाती हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एवरेज क्या है, अ न्यूमेरिकल वैल्यू या अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा, जो तमाम के तमाम गिवन डाटा को रिप्रेजेंट कर दे, जो हमें बता दे कि डाटा में वैल्यूज़ किस तरह की पाई जा रही हैं, ऐसी वैल्यू हमारे पास एवरेज कहलाया करती है। लिहाजा हमारे पास एवरेज को डिफाइन कर लेने के बाद बात आती है कि एवरेज जो है इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बाज़ बुक्स में लिखा हुआ होता, या इसको मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। तो इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन क्यों कहते हैं? हमारे पास एवरेज की कई एक टाइप्स हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेजेस। 5 टाइप्स हैं हमारे पास एवरेजेस की, और वो कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह फर्दर इनको डिफाइन भी करेंगे। और जहाँ तक आज की डेफिनेशंस की बात है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ होंगी, किसी भी वीडियो के अंदर जो टर्म्स जिनको डिफाइन किया गया होगा उनकी डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। लिहाजा इधर लिखने की बजाय आप उसी वक्त डिस्क्रिप्शन को देखें ताकि इधर हो सकता है विजिबिलिटी में कोई फ़र्क आ जाए। जब आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, तमाम डेफिनेशंस उसमें आज के लेक्चर की भी अवेलेबल होंगे। तो लिहाजा हमारे पास, हमने अभी बात की कि 5 टाइप्स हैं एवरेजेस की। अगर हम किसी भी गिवन डाटा सेट पे पाँचों एवरेजेस की जो टाइप्स हैं उनको कैलकुलेट कर लें तो हम देखेंगे कि उन पाँचों की पाँचों एवरेजेस के जो आंसर्स हैं वो डाटा के सेंटर में होंगे। डाटा के सेंटर में, यानी ये डाटा के सेंटर को लोकेट करती हैं, डाटा के सेंटर के बारे में हमें बताती हैं। लिहाजा जितनी भी एवरेजेस हैं क्योंकि डाटा के सेंटर में पाई जाती हैं, इसीलिए हम फिर कहते हैं क्योंकि ये डाटा के सेंटर को लोकेट करती हैं, सो एवरेजेस आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ लोकेशन। जब भी हम एवरेज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एवरेज को कंप्यूट करना चाह रहे हैं,
इट मीन्स कि हम डाटा के सेंटर को लोकेट करना चाह रहे हैं, डाटा के सेंटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको मेजर्स ऑफ लोकेशन का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको क्यों कहते हैं, तो फिर वही बात कि हमने अभी जिक्र किया कि डाटा के सेंटर को लोकेट करती हैं एवरेजेस। हाँ, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में हमेशा इनका आंसर फॉल कर रहा हो, क्योंकि तमाम एवरेजेस के आंसर ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो और बिल्कुल सेंटर में हो। तो फिर हम क्या देखते हैं कि अगर ये बिल्कुल सेंटर में ना भी पाई जाएं तो इनका जो रुझान है डाटा के सेंटर की तरफ होता है। रुझान मीन टेंडेंसी, इनकी टेंडेंसी डाटा का सेंटर ही होता है। इनके आंसर्स डाटा के बिल्कुल सेंटर में नहीं तो सेंटर के करीब करीब ही आमतौर पे पाए जाते हैं। इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि क्योंकि एवरेजेस का रुझान यानी इनकी टेंडेंसी डाटा का सेंटर हुआ करती है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी जब हम एवरेजेस की मेजरमेंट कर रहे हैं, एवरेजेस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि हम डाटा के ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिनका रुझान डाटा के सेंटर की तरफ है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात आ गई कि हमने जिक्र कर लिया कि इसकी 5 टाइप्स हैं और ये डाटा के सेंटर को लोकेट करती हैं, इसलिए इनको मेजर्स ऑफ लोकेशन, और अगर बिल्कुल सेंटर में ना भी हों तो इनका रुझान डाटा का सेंटर हुआ करता है, इसीलिए हम इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम भी देते हैं। तो फिर बात आती है कि इन 5 टाइप्स में से कौन सी बात बेहतर होगी, कौन सी एवरेज डाटा सेट के लिए बेहतर होगी। हम स्पेसिफिक किसी एक सिंगल एवरेज को बेहतर नहीं कह सकते जब तक कि डाटा का पता ना हो। किसी भी गिवन डाटा सेट को देखते हुए उसके मुख्तलिफ फीचर्स की बुनियाद पे और फिर एवरेज के जो अपने कुछ फीचर्स हैं, उसकी कैलकुलेशन, उसका फार्मूला, इन मुख्तलिफ फीचर्स को देखते हुए फिर हम फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन डाटा के लिए कौन सी एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो लिहाजा आज हम एक जर्नल क्वालिटीज़ की बात करेंगे। किसी भी एवरेज को अच्छा कब हम कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जो किसी एवरेज में गिवन डाटा सेट के लिए पाई जा रही हों तो हम कह सकते हैं कि ये एवरेज बेहतर है बाकियों से। तो इसके लिए हम बात करेंगे जी क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट, कि वो एवरेज बेहतर समझी जाएगी जो कैलकुलेट करने में आसान हो, जिसकी कैलकुलेशन लेबोरियस हो जाए, मुश्किल काम हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हों जिसमें उसको डील करना मुश्किल होगा और उसमें फिर गलती के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और इसलिए फिर हासिल होने वाला जो रिजल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। तो लिहाजा इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट। दूसरी बात आगे कि इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, उसके आंसर को देख के अंडरस्टैंड करना, डाटा के बारे में आइडिया करना, उसकी वैल्यूज़ के बारे में जज करना ज़्यादा आसान हो, तो ये भी एक अच्छी बात है, गुड क्वालिटी समझी जाती है एवरेज की। लिहाजा इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट और इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद वो एवरेज बेहतर समझी जाएगी जिसकी कैलकुलेशन में डाटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ शामिल हों, या हम कह सकते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस, कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ पे अगर बेस कर रही है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डाटा के बारे में बताएगी। वो एवरेज जो जस्ट एक आध वैल्यू को देखते हुए, एक या दो वैल्यूज़ की मदद से, 3 वैल्यूज़ की मदद से हमें हासिल हो जाए, तो वो गिवन जो हंड्रेड्स में वैल्यूज़ हैं उनके बारे में सही तरह से हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस, ऐसी एवरेज बेहतर समझी जाएगी जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ पे बेस कर रही हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ऐसी एवरेज बेहतर समझी जाएगी जिस पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, जिसको हम आउटलायर्स भी कहते हैं, जिस पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का ज़्यादा इफेक्ट ना हो रहा हो। एक्सट्रीम वैल्यूज़ या आउटलायर्स किन्हें कहा जाता है? डाटा की बाकी तमाम वैल्यूज़ की निस्बत कोई 1, 2, 3 वैल्यूज़ ऐसी आ जाएँ, चंद एक, कि जो बहुत ज़्यादा हटके हों, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएँ या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ हों बाकी सारे डाटा की निस्बत, हम कहते हैं कि दीज आर आउटलायर्स। तो लिहाजा अगर इन 1, 2, 3 आउटलायर्स की वजह से, चंद एक आउटलायर्स की वजह से अगर एवरेज के आंसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो 2-3 वैल्यूज़, चंद एक वैल्यूज़ की वजह से वो बाकी सारी वैल्यूज़ से एवरेज का आंसर दूर चला गया और वो बाकी सारी वैल्यूज़ को भी सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो लिहाजा ये एक बुरी क्वालिटी समझी जाती है एवरेज की अगर उस पर आउटलायर्स का इफेक्ट हो रहा हो। तो लिहाजा गुड क्वालिटीज़ में हम कह सकते हैं कि इट शुड नॉट बी हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, कि ऐसी एवरेज बेहतर समझी जाएगी जिस पे कोई ज़्यादा असर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का ना पाया जा रहा हो या बिल्कुल असर ना हो रहा हो। इसके अलावा हमारे पास कई क्वालिटीज़ हैं कि ऐसा डाटा सेट जिसमें ओपन एंड क्लासेस में डाटा गिवन है, अगर ओपन एंड क्लासेस में डाटा गिवन होगा तो फिर उससे ऐसी एवरेज जो कैलकुलेट की जा सकती हो ओपन एंड क्लासेस से,
वो एवरेज बेहतर समझी जाएगी उस गिवन डाटा सेट के लिए बाकियों की बजाय, क्योंकि बाज़ ऐसी एवरेजेस होंगी जो ओपन क्लासेस जो हैं, ओपन एंड क्लासेस, उनसे कैलकुलेट नहीं की जा सकती होंगी। ओपन एंड क्लासेस किन्हें कहते हैं? ऐसी क्लासेस जिनकी लोअर या अपर लिमिट अननोन्स हों। आमतौर पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि फर्स्ट क्लास की लोअर और लास्ट क्लास की अपर लिमिट्स अननोन हुआ करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये ओपन एंड क्लासेस की मदद की सूरत में डाटा सेट गिवन है। तो लिहाजा इस सूरत में तमाम एवरेजेस कैलकुलेट करना मुमकिन ही नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसी एवरेजेस जो ऐसे डाटा सेट पे कैलकुलेट की जा सकती होंगी, हम उस वक्त कह सकते हैं कि बाकियों से ज़्यादा बेहतर एवरेज है। तो लिहाजा हमारे पास कई क्वालिटीज़ हैं गुड एवरेज की। नेक्स्ट फर्दर हम एक एक एवरेज को डिफ़ाइन करते जाएंगे और फिर उसकी अलहदा से जो है उसकी क्वालिटीज़ और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें खामियां हैं, उस पर भी बात करते जाएंगे। आज की वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। वीडियो में बताई गई डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। इससे रेलिवेंट जो लिंक्स होंगे वो भी अवेलेबल होंगे, उससे ज़रूर इस्तेफादा करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उससे पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अरिथमेटिक मीन जो फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज है उस पर बात करेंगे, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे डिफ़ाइन करने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।